Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a new chapter that is work, energy and power. So सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. उसको हम देख लेते हैं. आपको पता है फिजिकल क्वांटिटी इज ऑफ टू टाइप. जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो टू टाइप्स की होती है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी इज दैट विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड. जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं. एंड द वेक्टर क्वांटिटी इज दैट विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी. जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने बोला 5 मीटर तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताया, नंबर बताया कितना 5. आपको मैंने नंबर बताया और नंबर को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं. मैंने आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, तो यानी कि ये क्वांटिटी अभी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है. अब अगर मैं बोल दूँ 5 मीटर फ्रॉम नॉर्थ, सो मैंने आपको क्या दे दिया, अब डायरेक्शन भी दे दी और मैग्नीट्यूड भी दे दिया. देन दिस इज बिकम वेक्टर क्वांटिटी. अब ये क्या बन गई, वेक्टर क्वांटिटी बन गई. पहले मैंने सिर्फ क्या बोला था 5 मीटर, तो यानी कि वो क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी. अब मैंने क्या बोला 5 मीटर फ्रॉम नॉर्थ, अब मैंने डायरेक्शन भी दे दी और जहाँ डायरेक्शन आ जाती है वो क्वांटिटी कैसी हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटीज हो जाती है. और वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिनोट करने के लिए हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं, इस तरह का एरो लगाते हैं. ठीक है, सो ये बात आपको क्लियर हो गई. सो यहाँ पर जो स्केलर क्वांटिटी है वो कौन कौन सी है, मास, पावर, वर्क एंड एनर्जी. ये सब कैसी हैं, ये सब आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ है. ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है, वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सब आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ है. यानी कि इनको बताने के लिए हमें डायरेक्शन भी यूज़ करनी होगी. अब हमें देखना है वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन की, जो वेक्टर्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है. ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये कंसेप्ट पता होना चाहिए. इसको आप 11th क्लास में भी जाकर स्टडी करोगे, लेकिन थोड़ा सा कुछ पार्ट, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, वो पार्ट मैं आपको यहाँ करा रही हूँ. सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 टाइप्स होते हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर दोनों में वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन करना. एक में हमें स्केलर क्वांटिटीज़ मिलेगी जब हम दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक में हमें वेक्टर क्वांटिटीज़ मिलेगी जब हम दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे. देखो यहाँ भी मैंने दोनों को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ भी मैंने वेक्टर्स लिए हैं, वेक्टर इंटू वेक्टर, यहाँ भी वेक्टर इंटू वेक्टर लिया है, लेकिन यहाँ पर हमें स्केलर मिला है और यहाँ पर हमें रिजल्ट वेक्टर मिला है. तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होता है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के कारण. यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना वो 2 टाइप से होता है. एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट और सेकंड होता है क्रॉस प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, जिसमें हम डॉट लगाते हैं, ऐसे लिखते हैं ना 2 इंटू में 3. बेसिकली इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 3 6. और आप अगर इसी को ऐसे लिखोगे 2 इंटू 3 और 6, सेम ही है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, सेम है, कोई फ़र्क नहीं है. मैथ्स में सेम है लेकिन फिजिक्स में सेम नहीं है. फिजिक्स में इसका मल्टीप्लिकेशन कुछ और आएगा, फिजिक्स में इस क्रॉस वाले मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्रॉस वाले मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट अलग आएगा. इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. तो यानी कि फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन अलग आता है और क्रॉस प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन अलग आता है. अब वो क्या अलग आता है वो हमें देखना है, क्योंकि वो हमारे आगे यूज़ में आएगा. ठीक है, सो मैंने ले लिए दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ ले ली. वेक्टर क्वांटिटीज़ को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, ऊपर एरो लगा के रिप्रेजेंट किया है. बीच में क्या है, डॉट है. ठीक है, और हमें क्या मिल गया, सी मिल गया. बताओ रिजल्ट क्या मिला है, स्केलर मिला है या वेक्टर मिला है. क्या मैंने सी के ऊपर एरो लगाया है, नहीं लगाया. तो इसका मतलब ये हमें जो रिजल्ट मिला है डॉट प्रोडक्ट से वो कैसा है, स्केलर है. इसलिए हम इसको बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, सो एक बात आपको याद रखनी है, फिजिक्स में जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे 2 क्वांटिटीज़ को, अगर 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, देन आपको क्या मिलेगा, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी. ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन. अब यहाँ पर देखो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कर रखा है.
क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कैसी क्वांटिटी मिली है, वेक्टर क्वांटिटीज़ मिली है, वेक्टर आपकी क्वांटिटीज़ मिली है, तो ये कैसा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। यानी कि फिजिक्स में किसी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट करने पर हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है और किसी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम इस डॉट प्रोडक्ट को और क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते कैसे हैं, डिफरेंट कैसे आता है। सो डॉट प्रोडक्ट होता है कोस थीटा का कंपोनेंट और क्रॉस कंपोनेंट होता है साइन थीटा का कंपोनेंट। आपको इसको नहीं देखना, ये आप आगे जाके सीखोगे। आपको जो फोकस करना है वो कोस थीटा पर फोकस करना है। यानी कि जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट को निकालोगे तो आपके पास कंपोनेंट किसका आएगा, कोस थीटा का कंपोनेंट आएगा। किसका कंपोनेंट आएगा, कोस थीटा का कंपोनेंट आएगा। और जब आप क्रॉस प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट्स को निकालोगे देन आपके पास साइन थीटा का कंपोनेंट आएगा। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें तो कोई डायरेक्शन नहीं थी तो हमने कुछ भी शो नहीं किया। इसमें डायरेक्शन है, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। सो यहाँ पर डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने यहाँ पर एन कैप लगा दिया। एन कैप का मतलब है डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ डॉट प्रोडक्ट में कोई भी डायरेक्शन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ कोई भी एन कैप नहीं लगाया। वो ऊपर मैंने इस तरह का साइन लगाया ना, इसका मतलब है कैप। ठीक है, तो मैंने इस तरह से कुछ भी यहाँ नहीं लिखा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी थी और नीड नहीं है वहाँ पर डायरेक्शन की। जहाँ पर डायरेक्शन की नीड आती है वहाँ पर एन कैप आता है। लेकिन अभी आपको उसको नहीं पढ़ना, आप इस पर ध्यान दो। ए डॉट बी को हम कैसे लिखेंगे, ए बी कोस थीटा। वैसे ही सी डॉट डी को कैसे लिखोगे, फटाफट से लिखे बताओ। इसको लिखोगे सी डी कोस थीटा। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, दैट इज वर्क। ये समझ में आया। सो हमारा मेन टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है, दैट इज वर्क। सो आपको ये समझ में आ गया कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो टू टाइप्स की होती है, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड आता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन आती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन टू टाइप्स का होता है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है जब हम किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है जब हम किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, और जो डॉट प्रोडक्ट है उसके साथ कोस थीटा कंपोनेंट आता है और जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसके साथ हमेशा साइन थीटा कंपोनेंट आता है। अब हमें देखना है वर्क। वर्क क्या होता है, देखो अगर आप कोई भी काम करते हो तो आप क्या करते हो कि आप क्या कहते हो कि मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया, आज मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। अगर आपका कल एग्ज़ाम है और आप पूरी रात बैठकर पढ़ रहे हो, एक ही जगह बैठकर पढ़ रहे हो, देन आप क्या कहते हो सुबह उठकर, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था, है ना, यही कहते हो ना। या फिर अगर आप कुछ सोच रहे हो देन आप क्या कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, आप कुछ लिख रहे हो तब भी आप क्या कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे कोई भी काम, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो भी आप ये कहोगे कि मैं वर्क कर रहा हूँ, है ना। तो ये सारे काम क्या है, इन सब काम से क्या हो रहा है, आपका वर्क हो रहा है। लेकिन साइंस ये नहीं कहती, साइंस बोलती है कि वर्क ये नहीं होता। आपने काम किया, आपने थिंकिंग की, आपने रीडिंग की, आपने पढ़ाई की, स्टडी की, आपने एक्सरसाइज की, ये वर्क नहीं है। अगर सपोज करो मैं इस बोर्ड को क्या कर रही हूँ, पीछे की तरफ पुश कर रही हूँ, तो मैं यहाँ से तो क्या कर रही हूँ, वर्क कर रही हूँ। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगा रही हूँ, यहाँ से पुश कर रही हूँ इसको, मेरी तरफ से तो मैं क्या कर रही हूँ, वर्क कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं किसी साइंटिस्ट से पूछूँ कि क्या मैंने वर्क किया, वो कहेंगे नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई, तो वर्क क्या है। सो वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर आप फोर्स लगा रहे हो, अगर आप काम कर रहे हो, देन उसमें डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर था, आपने क्या किया, उसके ऊपर फोर्स लगाया, आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, आपने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ गया, यहाँ था बॉक्स, यहाँ से यहाँ आ गया। सो उसने क्या कर ली, डिस्प्लेसमेंट कर ली। ठीक है, वो डिस्प्लेस हो गया, थोड़ा सा डिस्प्लेस होने की वजह से जैसे आपने फोर्स लगाया वैसे उसके अंदर क्या आई, डिस्प्लेसमेंट आई। सो इसको कहेंगे वर्क। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जिस पर आप फोर्स लगा रहे हो, कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है देन वो वर्क है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही देन वो वर्क नहीं है।
अगर आप उस पर फोर्स लगा रहे हो देन वो वर्क है, अगर आप उस पर फोर्स नहीं लगा रहे देन वो वर्क नहीं है। यानी कि दोनों कंपोनेंट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि आपने वर्क किया है। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो रहा है, फोर्स नहीं लगा तो इट इज़ नॉट अ वर्क। ठीक है, अगर आप फोर्स लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा देन इट इज़ नॉट अ वर्क। अगर आप फोर्स भी लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट भी कर रहे हो देन इट इज़ अ वर्क। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? देखो, हमने कहा वर्क इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये कहा हमने। अब हम कह रहे हैं अगर आप फोर्स नहीं लगा रहे लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो फोर्स तो यहाँ पे क्या हो गया 0 और डिस्प्लेसमेंट हो गई सपोज करो 2 मीटर की, तो आपका वर्क क्या आएगा 0 × 2 0। वर्क डन हुई? नहीं हुई। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट नहीं की, फोर्स लगा दिया 2 न्यूटन का, तो बताओ क्या अब वर्क डन होगा? नहीं होगा, अगेन 0 आ गया। लेकिन अगर आप फोर्स भी कर रहे हो और डिस्प्लेसमेंट भी लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और फोर्स भी लगा रहे हो, तो क्या वर्क डन होगा? यस। दोनों, अगर मान लो 2 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया और 2 मीटर की ही आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, देन आंसर क्या आएगा 4। सो वर्क क्या आ गया? 4 आ गया। यानी कि वर्क को हम तभी कहेंगे कि जब जिसमें फोर्स भी लगे और डिस्प्लेसमेंट भी हो, तभी हम कहेंगे कि इसमें वर्क हो रहा है। ये बोर्ड है, अगर मैं इस बोर्ड को ऐसे पुश कर रही हूँ तो मैं क्या लगा रही हूँ? मैं फोर्स लगा रही हूँ। मैं क्या लगा रही हूँ? फोर्स लगा रही हूँ। लेकिन क्या ये बोर्ड मूव कर रहा है? क्या ये बोर्ड डिस्प्लेस कर रहा है? अपनी पोजीशन से हिल रहा है? नहीं हिल रहा। तो यानी कि मैं जितना मर्जी फोर्स लगा लूँ, ये अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगा, डिस्प्लेस नहीं होगा, तो इसका मतलब मैंने कोई वर्क नहीं किया। तो ये बात आपको समझ में आ गई। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड इन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस। हम फोर्स तभी कहेंगे जब उसमें डिस्प्लेसमेंट होगी या फिर उसमें फोर्स भी लगेगा। तो दिस वर्क इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं आपको बताऊं, जो वर्क होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा के नहीं लिखोगे। फॉर्मूला में तो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे आपने इसको लैंग्वेज में लिखा है, देन आप यहाँ मल्टीप्लाई इस तरह से साइन लगा सकते हो। लेकिन जब आप इसको इस तरह से लिखोगे, W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से लिखना बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जो वर्क होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है किसका? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। सो यहाँ इन दोनों के बीच में क्या आएगा? डॉट आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ ये डॉट लगाया था। पहले मैंने क्रॉस लगाया था, फिर मैंने इरेज कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको सही इंफॉर्मेशन देनी है, वहाँ पर डॉट आएगा ना कि क्रॉस आएगा। सो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिफरेंट देन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ पर ये टॉपिक है ना कि जब डायरेक्शन की फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगी तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, ये हमें देखना है। यानी कि वर्क किस में होगा, या कुछ भी कह सकते हैं हम। देन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। सो सबसे पहले आपको देखना है कि जो वर्क है वो क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? एफ, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कोस थीटा का कंपोनेंट होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? कोस थीटा का कंपोनेंट होता है। यहाँ पर हमने लिख दिया W इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस। अब ये जो फोर्स है ये कैसा है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट है वो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ है। और जब हम किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं देन हमारे पास आंसर क्या आता है? स्केलर आता है। तो यानी कि जो वर्क होगा वो कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। बल्कि ये जो फोर्स है वो दोनों कैसे है? वेक्टर है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर्स है, फिर भी जब हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? स्केलर आया। इसका रीज़न क्या है? डॉट प्रोडक्ट। यानी कि जो वर्क डन होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है किसका? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। और जब हमने इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला तो हमारे पास क्वांटिटी कैसी आ गई? स्केलर क्वांटिटी आ गई। अब इसका कंपोनेंट क्या होता है? इसको हम कैसे लिखते हैं? एफ एस कोस थीटा। कोस थीटा इसका कंपोनेंट होता है, सो हम इसको कैसे लिखेंगे? एफ एस कोस थीटा, ये लिखा हुआ। अब ये आया कहाँ से, ये आपको फाइंड आउट करना है। आप चाहते हो कि मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊं कि आया कहाँ से।
ठीक है। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो पहले यहाँ पर था ए पॉइंट पर, अब वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ गया। जो हमने ट्रॉलीज वगैरह देखी है, छोटे बच्चे होते हैं वो उसको इस तरह से खींचते रहते हैं, मतलब यहाँ उनका ऑब्जेक्ट रखा है और उनकी जो थ्रेड होती है जो भी उस टॉय से बंधी रहती है वो उसको इस तरह से खींचते हैं, मतलब बिल्कुल टेढ़ा खींचते हैं, किसी एंगल के साथ खींचते हैं, इस तरह से खींचेंगे वो। यहाँ पर ये उनकी कार है, ठीक है, सपोज कर ले उनकी कार है और यहाँ पर कोई बेबी है, वो इसको खींच रहा है, वो इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। सो यानी कि फोर्स वो किस डायरेक्शन में लगा रहा है, इस डायरेक्शन में लगा रहा है, और उसकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है। अब ऐसा तो नहीं है यहाँ से उड़ के यहाँ इसके पास आ जाएगा, वो तो आगे की तरफ चलेगा ना, आगे की तरफ चलता है और यहाँ आ गया बी पॉइंट पर, तो डिस्प्लेसमेंट उसकी इस डायरेक्शन में है और फोर्स वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। सो वर्क डन का जो कंपोनेंट आएगा वो कहाँ आएगा, वो आएगा इस डायरेक्शन में। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ देन क्या आपका ये ट्रायंगल बन जाएगा। अब ये ट्रायंगल बन गया, ये तो आपको क्या दे रखा है, ये आपका फोर्स है, आपको किसकी डायरेक्शन निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट किसकी डायरेक्शन में होगा। सो यहाँ से हमने जब ट्रायंगल बनाया, आपका बेस, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर, और आपने पढ़ा है मैथ्स में कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज क्या है, एफ, यानी कि फोर्स, एफ और इज इक्वल टू कोस थीटा। हमने कोस थीटा लिया क्योंकि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज कोस थीटा होता है। फिर यहाँ से बेस की वैल्यू आ गई क्या, एफ कोस थीटा, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो एफ कोस थीटा के इक्वल हो रही है। जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की वो ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है। इस तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकाली कि वो इस डायरेक्शन में होगी या इस डायरेक्शन में होगी। देखो यहाँ फोर्स लग रहा है तो इसका जो कंपोनेंट आएगा, इस एफ का जो कंपोनेंट आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा ना। इस डायरेक्शन में चला जाएगा तो देखो कितना दूर हो गया, इस डायरेक्शन में जाएगा ये, ठीक है। ये फोर्स है, ये फोर्स के इस वाले डायरेक्शन में क्या लगेगा, क्योंकि ये फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है, फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हमने जब कंपोनेंट निकाला वो भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो इससे मतलब हमें ये पता चल गया जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन भी ये होगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इससे हमारे पास बेस इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ कोस थीटा आ गया। सो यहाँ हमने पुट कर दिया एफ कोस थीटा, एफ इंटू एफ एस कोस थीटा, यानी कि एफ की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर, बेस की वैल्यू हमने रख दी क्या, एफ कोस थीटा, यस, एफ डॉट एस। बेसिकली आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो वर्क डन होता है वो प्रोडक्ट होता है किसके, फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के, और इसका ये कोस कंपोनेंट होता है। यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है यहाँ मूव करेगा, कोई पर्सन है, कोई चाइल्ड है, वो उसको इस तरह से खींच रहा है कि ये सरफेस के साथ थीटा का एंगल बना रहा है। तो ये थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम कैसे किया, हमने बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज कोस थीटा, थीटा तो आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में कि इतने एंगल से वो उसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है। तो थीटा यहाँ कोस थीटा की जगह आप वैल्यू रखोगे देन आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सोल्व करना है, ओके। सो नेक्स्ट हमारे क्या है, अब वर्क के केसेस है। इससे पहले हमने क्या देखा था कि अगर कोई फोर्स है वो किसी एंगल से लग रहा है, किसी एंगल से अगर कुछ फोर्स लग रहा है देन उसका कंपोनेंट क्या होगा, एफ कोस थीटा। और एफ कोस थीटा क्यों हुआ, क्योंकि जो वर्क होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। और डॉट प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं तो उसमें कोस थीटा कंपोनेंट आता है। और ये कोस थीटा कैसे आया था ये भी मैंने आपको निकाल के बताया था, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज से, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई थी। अब ये एफ कोस थीटा आ रहा है, ये क्या बता रहा है, फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है कि यानी कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगी या फिर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। ये बात आपको क्लियर हुई। सो सबसे पहला केस आता है हमारा पॉजिटिव वर्क, फिर आएगा नेगेटिव वर्क, देन जीरो वर्क। सो सबसे फर्स्ट केस हम स्टडी करते हैं दैट इज पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होता है पहले आप उसको समझो। पॉजिटिव वर्क के लिए जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और आपने उसको यहाँ से फोर्स लगाया, इधर की तरफ से आपने फोर्स लगाना स्टार्ट किया। अब ये जो बॉक्स है ये यहाँ से यहाँ मूव कर गया,
तो यानी कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुई है, यहाँ से इधर की तरफ इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो बताओ ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है क्या? फोर्स भी इसी डायरेक्शन से लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है। यहाँ से यहाँ आया है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुई है ना, और आप फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रहे हो, फोर्स भी आप इसी डायरेक्शन में लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, दोनों सेम डायरेक्शन से हो रहे हैं। देन यहाँ पर जो आपका वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब नेगेटिव वर्क क्या होता है इसको समझो। नेगेटिव वर्क के अंदर अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो और आपकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गई। सो इसका मतलब जो वर्क आएगा वो नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव वर्क में क्या था, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है देन जो वर्क आएगा वो पॉजिटिव होगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है देन जो वर्क आएगा वो नेगेटिव होगा। अब हम इसको थीटा यानी कि एंगल के रिस्पेक्ट में समझते हैं। सो वर्क पॉजिटिव कब होगा, या तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ये तो हमें पता है दोनों सेम डायरेक्शन में होगी देन वर्क पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर थीटा लेसर देन 90 डिग्री होगा तब वर्क कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सो यानी कि थीटा लेसर देन 90 का मतलब क्या है, कोस थीटा की वैल्यू जिसमें थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, और अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो कोस थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी, एफ और एस की दोनों की डायरेक्शन सेम है और थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव है, देन हमारे पास जो वर्क आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव वर्क आएगा। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, इसको मतलब कि कोई ट्रॉली है, उसको कोई चाइल्ड जो है वो खींच रहा है, पुल कर रहा है, इस तरह से पुल करेगा वो, और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। सो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में इसकी क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, अब फोर्स वो कैसे लगा रहा है, इधर की तरफ से फोर्स लगा रहा है, देखो यहाँ से फोर्स लगा रहा है वो, और डिस्प्लेसमेंट उसकी इधर की तरफ हो रही है। ऐसा थोड़ी ना कि ट्रॉली पीछे चलने लग जाएगी, फोर्स वो इधर लगाएगा और ट्रॉली पीछे चलने लग जाएगी, ऐसा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट इसकी इस डायरेक्शन में हो रही है और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। सो अब आपको क्या करना है, फोर्स का कंपोनेंट निकालना है। फोर्स का कंपोनेंट क्या होता है, एफ कोस थीटा। सो जब आप एफ कोस थीटा निकालोगे देन आपका एफ कोस थीटा भी इसी डायरेक्शन में आएगा, यानी कि आपका एफ कोस थीटा जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है, और ये आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। अब अगर आप फोर्स, ये इसके बीच में एंगल बन रहा है थीटा, आप निकालते हो फोर्स का कंपोनेंट, तो फोर्स का कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में आएगा। तो बताओ ये फोर्स की डायरेक्शन और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन होगी, यानी कि जो वर्क होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये किसके केस में, अगर थीटा लेसर देन 90 डिग्री है, देखो 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री तो कहाँ होता है, यहाँ होता है, और 90 डिग्री से ज़्यादा इधर बन जाएगा। अगर थीटा 90 डिग्री से कम है देन तभी हमारी जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है सेम होगी, और तभी जो कोस थीटा की वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। सो इसके लिए एक एग्जांपल दे रखा है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसको किसी हाइट से हमने नीचे की तरफ फोल्ड किया, और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फोल्ड करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में, उसके लिए हम ग्रेविटी वर्ड का यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम एक्सेलरेशन नहीं लिखते। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन, लेकिन हम यहाँ एक्सेलरेशन यूज़ नहीं करके क्या यूज़ करते हैं, g, और फॉर्मूला क्या बन जाता है, m इंटू जी, यानी कि ग्रेविटी। जब भी हम अर्थ के रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रेविटी वर्ड यूज़ करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम फ्रीली फोल्ड कर रहे हैं तो वो नीचे अर्थ के पास जाके गिरता है, तो वहाँ पर भी हम ग्रेविटी की बात करेंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ उठाते हैं देन वहाँ भी हम ग्रेविटी की बात करेंगे, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को हम हाइट पर लेकर जा रहे हैं या किसी हाइट से नीचे की तरफ फोल्ड करा रहे हैं, वहाँ पर क्या यूज़ होगा, ग्रेविटी यूज़ होगा। ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा है ग्रेविटेशनल चैप्टर। ओके, सो फोर्स अब आपका क्या हो जाएगा, mg। यहाँ हाइट की बात हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्लेस हो जाएगी, हाइट से। एंगल बिटवीन द f एंड s आर 0 डिग्री। 0 डिग्री कैसे होगा, देखो फोर्स भी यही डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स भी आप ऊपर से लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट भी आपकी डाउनवर्ड हो रही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन हो गई, सेम डायरेक्शन हो गई और एक दूसरे के ऊपर हो रहे हैं ये। सो यानी कि 0 डिग्री एंगल बन रहा है। 0 डिग्री एंगल बना है, कोस थीटा में कोस 0 रखोगे, कोस 0 जब आप रखोगे देन कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, +1 होती है।
सो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ गई mgh, और mgh जो वैल्यू आई इसमें देखो पॉजिटिव है, यानी कि वर्क डन आपका कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। ये बात क्लियर होगी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है और जिनका थीटा 90 डिग्री से लेस है तो वहाँ पर वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों हुआ, कि जब हमने फोर्स का कंपोनेंट निकाला तो वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के सेम आया, जिसकी वजह से हमारा जो वर्क है वो पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट है नेगेटिव वर्क। अब नेगेटिव वर्क में क्या होता है, थीटा 90 डिग्री से बड़ा होता है। अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा तो कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा नेगेटिव आएगी। कोस थीटा की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। अब हमें क्या करना है, फोर्स का कंपोनेंट निकाल के देखना है क्या ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है या नहीं आ रहा। सो देखो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ से यहाँ हो रही है और फोर्स आप इधर की तरफ लगा रहे हो, तो फोर्स का कंपोनेंट कहाँ आएगा, वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। ये तो देखो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये तो 90 डिग्री से बड़ा है, ये 90 डिग्री से बड़ा है ये एंगल, यहाँ पर 90 डिग्री और ये 90 डिग्री से बड़ा बन गया। लेकिन जब आपने फोर्स का कंपोनेंट निकाला तो फोर्स का कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, यानी कि क्या हो गए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गए, डिस्प्लेसमेंट की ये फोर्स की। और अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा वर्क कैसा होता है, नेगेटिव होता है। क्यों आया नेगेटिव, जब हमने फोर्स का कंपोनेंट निकाला देन फोर्स के कंपोनेंट निकालने के बाद हमारा इसका अपोजिट डायरेक्शन में मिला, और अपोजिट डायरेक्शन में मिलने का मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, जिसका मतलब वर्क नेगेटिव हो गया और कोस थीटा की वैल्यू वैसे नेगेटिव है। सो इसका मतलब जो वर्क आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पर ये लिखा है कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज इन द अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्या था, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में था फोर्स का कंपोनेंट, और यहाँ पर फोर्स का कंपोनेंट अपोजिट है किसके, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल है, कोई यहाँ पर बॉल है, ये इंक्लाइन सरफेस है, यहाँ पर बॉल है, आप बॉल को इधर की तरफ पुल कर रहे हो, फोर्स आप इधर की तरफ लगा रहे हो, लेकिन क्योंकि ये इंक्लाइंड सरफेस है तो ये बॉल कहाँ जाना चाहेगी, नीचे की तरफ जाना चाहेगी, और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ लग रही है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो यानी कि फोर्स हमारा जो वर्क आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। एक और एग्जांपल दे रखा है, जब आप कार चलाते हो और आप सडनली ब्रेक अप्लाई करते हो तो आपकी जो कार की स्पीड है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाती है, और वहाँ पर उस पॉइंट पर क्या होता है, आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो वर्क लगता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, सो ये बात आपको क्लियर हो गई। हमने क्या देखा, वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, या हम कह दें फोर्स का कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे देन पॉजिटिव वर्क। अगर फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट है देन इट इज़ अ नेगेटिव वर्क डन। ओके, अब नाउ हमें नेक्स्ट केस देखना है जीरो वर्क। ओके, नेक्स्ट इज जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन में क्या है, इफ फोर्स डज नॉट प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट, अगर किसी में डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वहाँ पर वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। सिंपल सी बात है, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। सो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है सो वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम कहेंगे जीरो वर्क डन। या अगर हम कह दें कि थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री के इक्वल हो, इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री देन जो आपका जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, ज़ीरो वर्क डन होगा, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। अगर कोस 90 की वैल्यू ज़ीरो होगी तो वर्क डन भी आपका क्या होगा, ज़ीरो होगा। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज पुल्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑन अ प्लेन सरफेस देन द वर्क इज डन बाय द फोर्स एफ। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेकर आ रहे हो और फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई है, सेम यही डायरेक्शन है फोर्स की। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो फोर्स जो वर्क डन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव वर्क आना चाहिए। W इज इक्वल टू एफ एस आना चाहिए, और कोस थीटा, यहाँ थीटा की वैल्यू हम ज़ीरो रखेंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, ये आना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट करती है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, दैट इज mg फोर्स उस पर एक्ट करती है। इस केस में mg फोर्स इस पर एक्ट नहीं करेगी, और जब फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो वो क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा ज़ीरो। बट इन दिस केस वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ज़ीरो बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बिटवीन एस एंड एफ जी। क्यों आया, क्यों इसमें
जो थीटा था मतलब सॉरी जो वर्क डन था वो जीरो क्यों हुआ और क्यों इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हुआ। तो इसका रीज़न है कि ये जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है। दोनों क्या हो गए 90 डिग्री हो गए और 90 डिग्री होने के कारण ये इनका जो वर्क डन होगा वो जीरो हो जाएगा। वर्क डन जीरो हो जाएगा क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री हो गए और 90 डिग्री होने से इनका एंगल 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री एंगल यानी वर्क डन जीरो। ठीक है, बट इन दिस केस द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 बिटवीन एस एंड एफ जी। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, कितना बना है 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में भी एंगल 90 डिग्री बन रहा है। सो इसलिए हम कह रहे हैं कि एस एंड एफ जी के बीच में जो एंगल आ रहा है वो 90 डिग्री का आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी तो जो वर्क डन है वो भी ज़ीरो आ जाएगा। देखो मैंने क्या कहा, दोबारा देखो, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है, दैट इज एफ जी। हर केस में लगता है, हर ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। अगर हम यहाँ खड़े हैं तो हमारे नीचे भी क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये जो फोर्स है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री है, मतलब ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें ये वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या है, दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और अगर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे कोस 90 हो जाएगा और कोस 90 यानी कि वर्क डन जीरो। तो यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो एफ जी आएगी। एफ जी और एस दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होने की वजह से जो वर्क डन आएगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपको पता है अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम यूं घुमाएं, इस तरह से अगर आप घुमाओ उसको देन क्या होगा, उसमें हमेशा सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है। सपोज करो आप यहाँ खड़े हो, आपने थ्रेड से एक स्टोन को क्या कर दिया, बांध दिया। अब आप उस स्टोन को इस तरह से घुमा रहे हो, घुमाने पर क्या होगा, ये स्टोन है ये इधर जाना चाहेगा, इधर डिस्प्लेस करना चाहेगा, लेकिन बीच में सेंटर की तरफ फोर्स लगने के कारण ये वापस इधर आ जाएगा। फिर ये यहाँ से वापस इधर जाना चाहेगा, लेकिन सेंटर में फोर्स लगने के कारण ये वापस इधर आ जाएगा। फिर ये इस पॉइंट पर जाएगा, इस पॉइंट पर जाने के बाद भी ये इधर जाना चाहेगा, लेकिन फिर से सेंटर में फोर्स लग रहा है, इधर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट इधर होना चाहती है और फोर्स इसका बिल्कुल सेंटर में लग रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। ये थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना, फोर्स इसका बिल्कुल सेंटर में ये ना इस तरह से होती है, इधर जाना चाहेगा इस पॉइंट पर, फिर ये इधर जाना चाहेगा। और ये जो मैंने डिस्प्लेसमेंट बनाई है, ये जो लाइन बनाई है इसको हम बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं। इस तरह से नहीं है ये लाइन, ये है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से और सेंटर में फोर्स लगेगा, इधर जाना चाहेगा, ये पॉइंट यहाँ इस पॉइंट पर आ गया, ये इधर जाना चाहेगा लेकिन इधर जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर में फोर्स लग रहा है। इस पॉइंट पर आएगा, इधर जाना चाहेगा, जा नहीं पाएगा, सेंटर में फोर्स लग रहा है। उस सेंटर में जो फोर्स लग रहा है उसका क्या नाम है, सेंट्रीपिटल फोर्स। उस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लग रहा है। फोर्स तो अंदर की तरफ लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ हो रही है। तो क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए? यस। और अगर परपेंडिकुलर हो गए तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री है। 90 डिग्री यानी कि वर्क डन जीरो। फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि कोस 90 की वैल्यू जीरो होती है, सो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स की बात होगी तो वहाँ पर वर्क डन हमेशा जीरो आएगा। जीरो क्यों होगा ये बता दिया। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो सेंटर में रोटेट कर रहा है, इस तरह से सर्कल में रोटेट कर रहा है, तो वो बाहर की तरफ मूव करना चाहेगा, लेकिन सेंटर में सेंट्रीपिटल फोर्स लगने के कारण वो अंदर की तरफ फिर से अट्रैक्ट हो जाएगा। इस पॉइंट पर जाएगा, यहाँ से बाहर निकलना चाहेगा लेकिन फिर से सेंटर में अट्रैक्ट हो जाएगा। इस पॉइंट पर आएगा, बाहर निकलना चाहेगा, सेंटर में अट्रैक्ट हो जाएगा। इस पॉइंट पर आएगा, बाहर निकलना चाहेगा, सेंटर में अट्रैक्ट हो जाएगा। इस पॉइंट पर आएगा, बाहर निकलना चाहेगा, सेंटर में अट्रैक्ट हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों 90 डिग्री है, जिस कारण से वर्क डन जीरो हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है वर्क की यूनिट क्या होती है। सो वर्क की यूनिट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर।
और हमें पता है जो वर्क की यूनिट होती है वो एसआई यूनिट जो होती है उसकी वो न्यूटन मीटर होगी। यहाँ से देखो फॉर्मूले से हम यूनिट निकालते हैं, फोर्स इंटू एस। फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है मीटर, तो वर्क की यूनिट क्या बन गई न्यूटन मीटर। और इसकी एक और यूनिट होती है जूल। ये तो क्या है, ये दोनों तो इसकी एसआई यूनिट है, न्यूटन मीटर और जूल। और इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है इसकी अर्क और डाइन, ये दोनों इसकी सीजीएस यूनिट होती है। और इन दोनों में रिलेशन भी है एसआई यूनिट के साथ। क्या रिलेशन है, 1 जूल 10⁻7 अर्क के इक्वल होता है और 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। अगर आपको कन्वर्ट करना है इसको डाइन में तो आप कर सकते हो। आपको करना है डाइन सेंटीमीटर में, आपको आंसर चाहिए। न्यूटन मीटर को आपको कन्वर्ट करना है डाइन सेंटीमीटर में। सो 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन, ठीक है। और 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻2 सेंटीमीटर। क्या आंसर आ जाएगा, 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। ये किसके इक्वल आया, 1 न्यूटन मीटर के। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो दोबारा देखो, जीरो वर्क डन कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तो इससे जो वर्क डन आएगा वो जीरो हो जाएगा। इस केस में जब हमने इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेकर आए तो नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो परपेंडिकुलर हो गया किसके, डिस्प्लेसमेंट के। और डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होने की वजह से इसमें जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। और एंगल 90 डिग्री होने की वजह से वर्क डन जीरो हो गया। इस केस में भी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो कि अंदर की तरफ लग रहा है वो, और डिस्प्लेसमेंट जो कि बाहर की तरफ हो रही है, उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है, जिस कारण से इसमें भी वर्क जीरो हो जाता है। वर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर और जूल, ये इसकी एसआई यूनिट थी। और इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है अर्क और डाइन। कन्वर्ट करने के लिए रिलेशन ये रहा, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्क एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन। नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ टूर यू पुट अ बैग ऑफ 12 kg फ्रॉम ग्राउंड टू योर बैग एट 1.5 मीटर हाइट, कैलकुलेट द वर्क डन। आपको वर्क डन निकालना है। क्या दे रखा है, आपको मास दे रखा है 12 किलोग्राम का, हाइट दे रखी है 1.5 मीटर की। वो बोल रहा है कि ग्राउंड से आपने बैग उठाकर अपने बैग पर रख लिया, ठीक है। तो आपने ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ उठाया है, यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट h हो रही है। और जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, mg लग रहा है। mg क्यों लिखा, क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, ma का या mg का, mg का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, fs cos थीटा। अब बताओ मेरे को थीटा की वैल्यू क्या आएगी। फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, आपकी डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो रही है। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में होती है वहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, तो यहाँ थीटा 0 आ जाएगा। वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा 180 जूल, क्योंकि वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। नेक्स्ट आता है अब आपका टॉपिक पावर। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। यानी कि सपोज करो कोई पर्सन है वो लिफ्ट से ऊपर जाता है और कोई दूसरा पर्सन है वो किससे जाता है, सीढ़ियों से जाता है, स्टेयर से जाता है। तो किसको ज़्यादा टाइम लगेगा आने में, जो स्टेयर से आ रहा है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यानी कि वर्क किस पे, अगर हम बोले कि उसने कितना वर्क किया है तो हम तो ये बोलेंगे कि दोनों ने वर्क किया है। यानी कि जो लिफ्ट से आया उसने भी वर्क किया है और जो सीढ़ियों से आया उसने भी वर्क किया है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो दोनों में हो रही है और फोर्स भी दोनों में लग रहा है, तो दोनों में वर्क हुआ है। लेकिन किस में ज़्यादा हुआ है, तो हम ये कैसे बताएंगे। इसके लिए हम ये बोलेंगे कि लिफ्ट वाला जो है वो जल्दी आ गया, इसमें ज़्यादा पावर थी, और जो स्टेयर से आ रहा है उसमें कम पावर थी इसलिए वो लेट आया। कहीं ना कहीं हम वर्क को किससे रिलेट कर रहे हैं, पावर से रिलेट कर रहे हैं। यानी कि उसको आने में, जो लिफ्ट से आ रहा है उसको आने में कम टाइम लग रहा है, और जो स्टेयर से आ रहा है उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, और जिसको ज़्यादा टाइम लग रहा है हम उसको बोल रहे हैं कि इसकी पावर कम है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क डन है वो पावर पर डिपेंड कर रहा है, और पावर हम किससे रिलेट कर रहे हैं, टाइम से रिलेट करते हैं। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन में टाइम। लिख सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि जितना वर्क वो कर रहा है उस गिवन टाइम में उसको हम क्या कहेंगे, पावर बोलेंगे, ठीक है। अब कोई पर्सन है, ठीक है, 2 पर्सन है। अब एक तो बहुत स्पीड से भागकर आता है, मतलब बिल्कुल छोटा सा राउंड निकाल कर आ जाता है, और दूसरा जो है बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में जाता है। मतलब एक पर्सन तो राउंड निकाल कर आ रहा है और दूसरा पर्सन बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। ये घर है,
एक होम है ये, ठीक है। हमने कहा कि जो इस होम का सबसे पहले राउंड निकाल कर आएगा वो जीत जाएगा। यहाँ से उसने क्या करी, रेस स्टार्ट करी। तो एक पर्सन था, वो तो क्या किया, इसके ये जो इसका ग्राउंड है ना, बिल्कुल ग्राउंड के अंदर ही घूमकर वापस आ गया। लेकिन जो दूसरा पर्सन था वो घर के अंदर चला गया और घर के अंदर से बाहर निकल गया। तो सबसे पहले कौन आया, जो घर के अंदर से निकल के आ गया, वही जल्दी आएगा ना। उसने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया और सोचा क्यों ना मैं घर के अंदर से ही निकल के आ जाऊं। घर के अंदर से वो राउंड निकाल के वापस आ गया। उसको क्या बोला गया था कि घर का राउंड निकाल कर आओ। सो उसने तो घर के अंदर जाके राउंड ले लिया और वो आ गया, जल्दी आ गया। और दूसरे ने अपना दिमाग नहीं लगाया, वो घर की जो रोड थी उसके चारों ओर क्या लगाने लग गया, चक्कर लगाने लग गया। सो सबसे पहले कौन आएगा, ये वाला पर्सन आएगा ना, जो घर के अंदर राउंड निकाल कर आए। सो हम क्या कहेंगे, इसकी पावर ज़्यादा है और इसकी पावर कम है, क्योंकि इसको आने में कम टाइम लगा है, इसको आने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो बेसिकली हम किससे रिलेट कर रहे हैं, वर्क को पावर से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पावर की डेफिनेशन भी यही लिखेंगे कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम, ठीक है। तो ये इसकी फॉर्मुलेटेड फॉर्म हो गई। इसकी जो क्वांटिटी होती है ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि हमने देखा था जो वर्क है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और पावर भी क्या हो जाएगी, फिर स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि पावर क्या है, रेट ऑफ वर्क डन है। अगर वर्क स्केलर क्वांटिटी है तो पावर भी स्केलर क्वांटिटी होगी, इसलिए यहाँ लिखा है स्केलर क्वांटिटी। अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट अभी निकालने के लिए पहले हम इसका थोड़ा सा डेरिवेशन देखते हैं कि ये कैसे आई। वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस होता है, ठीक है। और पावर क्या है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम है। अगर हम वर्क की जगह एफ डॉट एस रख दें, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये तो वर्क का फॉर्मूला है, ये रख दिया हमने यहाँ पर, और हम इसको अलग कर दें तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। सो पावर किसके इक्वल आ जाएगा, फोर्स इनटू में वेलोसिटी। सो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू में वेलोसिटी। एक फॉर्मूला तो इसका ये बन गया, दूसरा फॉर्मूला इसका ये बन गया, किधर गया, ये रहा। सेकंड फॉर्मूला ये और फर्स्ट फॉर्मूला ये, दो फॉर्मूले आ गए। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला और डिराइव करते हैं हम पावर का फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। हमें पता है फोर्स जो होता है वो मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है। सो जब हम इसको यहाँ पुट करेंगे, फोर्स की जगह हम क्या रख देंगे, ma इनटू में v। ये हमारा थर्ड नंबर फॉर्मूला आ गया। सो ये तीनों फॉर्मूले आपको लर्न रखने हैं। अगर आपको वेलोसिटी दे रखी है, मास दे रखा है, देन आपको पावर निकालनी है। इस फॉर्मूले से निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकालोगे, किस फॉर्मूले से निकालोगे आपको देखना है। वेलोसिटी दे रखी है और फोर्स दे रखा है, देन ये वाला फॉर्मूला। वेलोसिटी दे रखी है, मास दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। डिस्प्लेसमेंट दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, और फोर्स भी दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। अगर वर्क दे रखा है और टाइम दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। इस तरह से आप फॉर्मूले पुट करते जाओगे जो भी आपको डाटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। अब हम इसकी यूनिट पर आते हैं। तो यूनिट में बताओ, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, टाइम की यूनिट सेकेंड होती है। तो इसकी पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड किसकी यूनिट हो गई, पावर की यूनिट हो गई। और हम जूल पर सेकंड को किसके इक्वल लिख सकते हैं, वॉट के इक्वल लिख सकते हैं। यानी कि 1 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू वॉट। ये किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने लिखा है इन द ऑनर ऑफ इन्वेंटर स्टीम इंजन, जिन्होंने स्टीम इंजन इन्वेंट किया था, जिनका नाम था जेम्स वॉट, उनके नेम पर हमने ये वॉट यूनिट रखी है। तो 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू वॉट। द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। और इसकी एक और यूनिट होती है क्या, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वॉट के इक्वल होता है। 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वॉट के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपकी पावर वाला हो गया। 1 किलोवाट किसके इक्वल हो जाएगा, 1000 वॉट के। किलो यानी कि 1 किलो में कितने होते हैं, 1000 होते हैं। सो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके बेसिस पे अ पर्सन ऑफ मास 60 किलोग्राम, यूनिट का ध्यान रखना। अगर यहाँ पर मैं 30 मिनट लिख देती ना तो आपको ये सेकंड में चेंज करना होता। अ पर्सन ऑफ मास 60 किलोमीटर रीचेस एट द हाइट ऑफ 5 मीटर इन द 30 सेकेंड, फाइंड द पावर। हाइट दे दी और मतलब ग्राउंड से ऊपर की तरफ दिया है तो फोर्स क्या लगेगा, mg लगेगा यहाँ पर,
क्योंकि क्यों दिया, अर्थ के रिस्पेक्ट में दिया है। पर्सन ऑफ मास 60 किलोग्राम रीचेज एट हाइट, वो हाइट पर चला गया, कितनी हाइट पर गया है, 5 मीटर की हाइट पर गया है, यानी कि ग्रेविटी की बात होगी, mg आएगा फोर्स, अर्थ के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो mg आएगा। हाइट की बात हो रही है तो हाइट कितनी दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है। टाइम कितना दे रखा है, 30 सेकेंड दे रखा है। क्या निकालना है आपको, पावर निकालनी है। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला लगाओगे, Fs अपॉन में टी, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन में टाइम होता है। वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, mg, और डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, h के इक्वल हो जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा किसमें, 100 जूल पर सेकंड में। और जूल पर सेकंड को हम और क्या लिख सकते हैं, वॉट भी लिख सकते हैं। सो ये आपका आंसर आ गया। अगर यहाँ पर ये मैं टाइम अगर मिनट में दे देती तो आपको सेकंड में चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ हमने जो वैल्यू निकाली थी, यूनिट निकाली थी, तो किस में निकाली है, जूल पर सेकंड में, सेकंड में निकाली है। तो यहाँ आपको अगर मिनट में दे रखी है यूनिट, तो आपको किस में चेंज करनी होगी, सेकंड में चेंज करनी होगी। ओके, नाउ लेट्स मूव। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, सुरेश एंड रमेश क्लाइंब 15 मीटर हाई हील, मतलब वो 15 मीटर हाई हील पर चढ़ते हैं दोनों, कौन, रमेश एंड सुरेश। रमेश डज दी वर्क इन 90 सेकेंड, जो रमेश है उसने 90 सेकेंड में वर्क किया, और जो सुरेश है उसने 15 सेकेंड में वर्क किया। सो कहाँ चेंज आया, वर्क तो दोनों ने मतलब दोनों ने 15 मीटर की हाइट पर क्लाइंब किया है, और दोनों का वेट भी कितना दे रखा है इन्होंने, बोथ हैज 38 किलोग्राम। इनका वेट भी सेम है, हाइट भी सेम दे रखी है, लेकिन इनका जो क्लाइंबिंग टाइम है वो डिफरेंट है। तो किसकी वजह से आएगा, वो पावर की वजह से आएगा। ठीक है, दोनों की पावर अलग है, तभी तो इनकी टाइमिंग में फ़र्क आया है। सो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, पावर फाइंड आउट करनी है। सो हम यहाँ सुरेश का निकालेंगे, यहाँ रमेश का निकालेंगे। जब हमने सुरेश की पावर निकाली तो वर्क अपॉन में टाइम, Fs अपॉन में टाइम, और यहाँ वर्क फोर्स क्या लेंगे, हम mg लेंगे। क्यों, क्योंकि वो हाइट पर क्लाइंब कर रहे हैं, और जब भी हाइट पर क्लाइंब करते हैं तो वहाँ फोर्स हम क्या लेते हैं, mg लेते हैं। mg इंटू h अपॉन में टाइम, तो हमने वैल्यू निकाली, इसकी आई 380 वोट और इसकी आई 300 वोट, यानी कि इनकी पावर में डिफरेंस होने की वजह से दोनों की जो टाइमिंग है वो डिफरेंट आई। तो ये आपका न्यूमेरिकल था एक। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल है आपका, अ हॉर्स पुल अ कार्ट बाय 7.2 किलोमीटर पर आवर। एक हॉर्स है वो किसी कार्ट को पुल कर रहा है, कितनी स्पीड से, 7.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वाइल अप्लाइंग 30 न्यूटन फोर्स, और वो फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में 30 न्यूटन की, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल दे दिया इन्होंने, एंगल 60 डिग्री की एंगल से ये फोर्स लगा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, कि ठीक है, क्योंकि वो एंगल कितना लगा रहा है, 60 डिग्री का, और फोर्स कितना लगा रहा है, 30 न्यूटन का। फ्रॉम हॉरिजेंटल फॉर 1 मिनट तक, कैलकुलेट द वर्क एंड पावर और वर्क निकालना है। सो हमें फोर्स दे रखा है, थीटा दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है। सो ये किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, हमें इसको क्या करना होगा, चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 5 अपॉन में 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसको चेंज करने के लिए, किलोमीटर पर आवर को। अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है देन आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है देन 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, टाइम आपको 1 मिनट दे रखा है, मिनट में दे रखा है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो। अब देखो आपने ये क्यों किया, आपके पास डिस्प्लेसमेंट दे रखी है कि आपको वर्क निकालना है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू में S, और यहाँ एंगल दे दिया, सो यहाँ क्या आ जाएगा, Fs कोस थीटा। अब आपको डिस्प्लेसमेंट तो दे ही नहीं रखी, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे। सो आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो यहाँ से आपकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट जब आप निकालोगे तो क्या आएगी, S इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू में टाइम। वैल्यूज रखोगे, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यूज आप इस वाले फॉर्मूलेज में रख दो, इस वाले फॉर्मूले में रखोगे तो F की वैल्यू आपने रखी, F की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 न्यूटन दे रखी है। डिस्प्लेसमेंट की अभी आपने निकाली 120 मीटर, थीटा की वैल्यू 60, कोस 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो यहाँ वैल्यू रखोगे देन आपकी आ गई, वर्क आ गया कितना, 1800 जूल। पावर क्या आएगा, वर्क अपॉन में टाइम, तो पावर यहाँ से निकल गई 30 वोट। ओके, सो ये दोनों आपके न्यूमेरिकल हो गए। नाउ लेट्स मूव। सो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, 1 सेकंड में कितना करंट इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। बेसिकली पावर की डेफिनेशन क्या थी, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज
इज़ नोन एज पावर। ठीक है, वहाँ पर मैकेनिकल वर्क हो रहा था, यानी कि या तो हम लिफ्ट के थ्रू जा रहे थे या हम कैसे जा रहे थे, स्टेयर्स के थ्रू जा रहे थे, तो वहाँ पर मैकेनिकल वर्क हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो वर्क होगा वो किस में होगा, करंट की फॉर्म में होगा। 1 सेकंड में जितना करंट फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसकी क्या कहेंगे, हम उसको इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। सो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में टाइम। यहाँ पर वर्क किसकी फॉर्म में निकलेगा, यहाँ पर वर्क करंट की फॉर्म में निकलेगा। सो करंट का फॉर्मूला होता है, करंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो वर्क होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज के इक्वल होता है। वी है पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू है चार्ज, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ये यूनिट है किसकी, चार्ज की, कूलम, जिसको हम सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ से पावर का फॉर्मूला आ गया क्यू वी अपॉन में टाइम। डब्ल्यू की जगह हमने क्या रख दिया, क्यू इंटू में वी अपॉन में टाइम। अब हमें पता है जो करंट होता है वो किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन में टी के इक्वल होता है। करंट होता है, आई का मतलब है करंट, क्यू का मतलब है चार्ज, टी का मतलब है टाइम। करंट की यूनिट क्या हो जाएगी, क्यू की यूनिट कूलम और टाइम की यूनिट सेकंड। तो कूलम पर सेकंड किसकी यूनिट हो गई, करंट की यूनिट होगी, और करंट को हम एम्पियर में भी बोलते हैं। तो अगर आपको करंट दे रखा हो, या तो वो करंट देंगे कूलम पर सेकंड में लिखे देंगे या फिर आपको एम्पियर में लिखे देंगे। ठीक है, तो दोनों का ही मतलब क्या है, आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, करंट की वैल्यू दे रखी है। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, देखो क्यू अपॉन में टी को हमने पुट कर दिया आई से, वी इंटू में आई। अगर आपको करंट दे रखा है और आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, देन आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, पावर निकाल सकते हो। अगर आपको क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, देन आप यहाँ से भी पावर फाइंड आउट कर सकते हो। सो इस तरह से आपको निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, करंट के रिस्पेक्ट में। अगर आपको इलेक्ट्रिक पावर निकालने के लिए बोलेगा वो, तो वो आपको करंट देगा या फिर पोटेंशियल डिफरेंस देगा या फिर चार्ज देगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा, अगर वो करंट देगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पूछा है, चार्ज देगा और पोटेंशियल डिफरेंस देगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि वो आपको क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पावर पूछ रहा है। और करंट की वैल्यू पहचानने के लिए आपको उसकी यूनिट पता होनी चाहिए, क्या होती है, कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। ठीक है, इससे आप क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक पावर निकालोगे। नेक्स्ट है, अब ये एक तो ये डेफिनेशन है किसकी, इलेक्ट्रिक पावर की। एक सेकंड डेफिनेशन इसकी ये है, अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको ये दोनों लिख कर आनी है। ठीक है, रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन करने में कितनी पावर लग रही है, हम उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रिक पावर है ये किससे जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक जनरेटर से भी जनरेट हो सकती है, और इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में भी हम इसको जनरेट करते हैं, किसको, इलेक्ट्रिक पावर। सो वो जो पावर प्लांट है वो कौन कौन से, कोल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है, टरबाइंस लगी रहती है, और उन टरबाइंस पर जब वाटर गिराया जाता है तो वो टरबाइंस घूमने लगती है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एनर्जी से पावर मिल जाती है हमें। ठीक है, फिर है विंड। विंड पावर प्लांट से भी हम क्या कर सकते हैं, पावर को जनरेट कर सकते हैं। सोलर थर्मल से भी और सोलर फोटो इलेक्ट्रिक से भी, ये बेसिकली सनलाइट से रिलेटेड है। सो इस तरह से आप पावर को जनरेट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक जनरेटर की हेल्प से या फिर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की हेल्प से इलेक्ट्रिक पावर जनरेट की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, सो ये आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, वर्क डन पर सेकेंड व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और द रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। और जो इलेक्ट्रिक पावर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन में, क्यू वी अपॉन में टाइम। और क्यू वी किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन में टाइम किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के, सॉरी करंट के इक्वल होता है। सो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, पावर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई। ठीक है, सो यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में हमने क्या देखा, हमने वर्क देखा कि वर्क जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, किस किस केसेस में होगा ये सब हमने डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद हमने उसके न्यूमेरिकल्स किए वर्क के, फिर उसके बाद हमने पावर देखा, पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। उस पावर की अलग अलग फॉर्म से हमने क्या निकाले, उसके फॉर्मूलाज डिराइव किए। फिर नेक्स्ट हमने इलेक्ट्रिक पावर देखा कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।